Hi everyone, this is Rohan Nadeem. Please subscribe to CrickWicks YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any latest updates and content from us. हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूं रोहन नदीम और आज के एपिसोड में देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। ऑफ कोर्स द वर्ल्ड कप has just ended, the ICC Men's Cricket World Cup 2023. We have a new world champion. No surprises there, of course. ये वो टीम है जिन्होंने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तो बनाए हैं इस विक्ट्री के बाद, बट ऑफ कोर्स किसी भी वर्ल्ड टूर्नामेंट के अंदर, किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। दैट इज Team Australia. We will, of course, talk about their performance as well, and India, how brilliantly they played. तो इस एपिसोड में थोड़ा बहुत एक रिव्यू करेंगे, ऑफ कोर्स, व्हाट वेंट ऑन इन द वर्ल्ड कप, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जो एक फ्रेंजी क्रिएट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, एज एन आफ्टरमैथ ऑफ द वर्ल्ड कप. Some changes, in the management, some changes in the leadership. So we will talk about all of that. एंड ऑफ कोर्स अब लुकिंग अहेड, पाकिस्तान टीम का जो अगला चैलेंज है रेड बॉल में, वो बहुत एक टफ कंपेटिटर इसी वर्ल्ड चैंपियंस के साथ जो है पाकिस्तान अब आमने सामने होगा. ऑफ कोर्स वी नो के ऑस्ट्रेलिया के रेड बॉल डोमिनेंस कितनी ज्यादा है, having won the world test championship as well. So there is a big challenge ahead of Pakistan and they are apparently all set for it. मेरे साथ मौजूद हैं जी, as always, Mazhar Arshad. Hi Mazhar, thank you so much for joining me on Cricket on Loop. World Cup has ended, 7 week journey. जो लोग भी involved थे, including yourself, इस वर्ल्ड कप के अंदर, किसी भी कैपेसिटी में, वेदर वी वर वर्किंग, वेदर जस्ट वाचिंग एज फैंस, एक लंबी जर्नी रही है फ्रॉम October 5th up until now. But looking back, how do you feel about this World Cup? Was it something that because last World Cup जब खत्म हुआ था, there was of course so much talk about that controversial final. But talk to me about this World Cup. आपने कैसा एंजॉय किया? एंड ऑफ कोर्स टॉक टू मी अबाउट ऑस्ट्रेलिया. देखिए, जबरदस्त इवेंट था और मेरा ख्याल है कि बैटर्स ने तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया है. जितनी इस वर्ल्ड कप में सेंचुरीज और छक्के लगे, आई थिंक के काफी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस थी. बॉलर्स के लिए मुश्किल हुई, लेकिन द टू बेस्ट टीम्स दे प्लेड इन द फाइनल. और आई थिंक एक काफी कंपेटिटिव कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिला है. जो आई थिंक जो पॉइंट्स टेबल की जो थी, अपना पोजीशन जो थी, उसके अंदर अगर आप देखेंगे जो टॉप की जो बेस्ट टीम्स थी, आप कह सकते हैं कि वही उन्होंने जो है फाइनल खेला है. और इससे पहले भी जो है ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक जब शुरू के 2 मैचेस हारा था, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बाउंस बैक किया, और फिर इंडिया जो है वो एक अनबीटन टीम थी, आई थिंक इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो फिर दिखाया कि नॉकआउट्स में जो है वो उनसे बेहतर टीम दुनिया में कोई नहीं है. रिसेंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे आप, क्रिकेट की हिस्ट्री की बात कर लें. जब भी जो है वो किस तरह के बड़े मैचेस आए हैं, नॉकआउट स्टेज आई है, ऑस्ट्रेलिया जितनी मर्जी मुश्किल से जो है वहां तक पहुंचा हो. 99 का भी एक वर्ल्ड कप था कि एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं करेगा, बट दे वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप. इसी तरह जो है वो इस बार भी जब शुरू के 2 मैचेस हार गए थे, और जब वो श्रीलंका ने उनके अगेंस्ट एक 100 रन की पार्टनरशिप लगाई थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा. बट देन उन्होंने दिखाया कि टूर्नामेंट्स की जो बेस्ट टीम है दुनिया में, वो ऑस्ट्रेलिया ही है. बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा, ये खाली 50 ओवर की डोमिनेंस नहीं है. ऑफ कोर्स ये हम हर फॉर्मेट में देखते हैं कि जो भी चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज बहुत बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर. उनके पास एक ही स्पिनर है इस वर्ल्ड कप में. बहुत प्रेशर है उन पे. कंडीशंस को मे बी उन्होंने ठीक तरह रीड नहीं किया पहले उनके 2 मैचेस जो हुए. फिर ऑफ कोर्स ट्रेविस हेड का आना, और जिस तरह जैसे ही वो इंजेक्ट होते हैं प्लेइंग 11 में, इट कंप्लीटली लुक लाइक अनदर Team Australia, and then Warner is getting runs as well. So everything peaked for them at the right time in this World Cup. But दूसरी तरफ जो टीम थी इन इंडिया, ऑफ कोर्स उन्होंने ऑन द ट्रॉट अपने सारे मैचेस 10-11 जितने मैचेस उन्होंने खेले फाइनल से पहले, वो सारे जीते और डोमिनेंटली जीते. मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई एक भी मैच ऐसा था जो
बहुत ज्यादा नेल बाइटर रहा या उन्होंने कोई कन्विंसिंग विक्ट्री उनकी नहीं हुई. बट how surprised were you in the end when India couldn't get past the line, because going into the World Cup they were everybody's favorite team? बिल्कुल, आई थिंक होम कंडीशंस थी और जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे थे, ना सिर्फ मैचेस जीत रहे थे बल्कि वन साइडेड मैचेस जीत रहे थे, इवन अगेंस्ट गुड टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका. उनके अगेंस्ट 300 रन करके उनको 83 पे आउट कर दिया. तो वो एक काफी ज्यादा जो है ना वो डोमिनेट कर रहे थे. लेकिन वो हर टीम का एक बुरा दिन आना होता है और उनका वो फाइनल में आ गया. और थोड़ा सा आई थिंक कि इंडिया की जो रिसेंट हिस्ट्री है कि नॉकआउट स्टेजेस को वो फिनिश नहीं कर पाए. पिछले 10 सालों में जो 10 आईसीसी के इवेंट्स हुए हैं उनमें से वो एक भी इवेंट नहीं जीते. और इन 10 इवेंट्स में से 9 बार ऐसा हुआ है कि वो नॉकआउट स्टेज में जाके जो है फिनिशिंग लाइन को जो है वो टच नहीं कर सके. तो आई थिंक शायद उस चीज का थोड़ा सा प्रेशर था. हम बात करते हैं 1 लाख का क्राउड, 92,000 का क्राउड, उसका भी एक जहाँ पे एक एडवांटेज होता है, फिर थोड़ा सा उसका प्रेशर भी हो सकता है कि आपके ऊपर इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और इतनी अच्छी टीम. आई मीन आप रोहित शर्मा ने जिस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड कप में सेल्फलेस क्रिकेट खेली है, विराट कोहली के 700 रन, शामी, बुमराह, इन लोगों ने जिस तरीके से बॉलिंग की, तो कोई ऐसा एरिया लग नहीं रहा था कि इंडिया जो है वो इस वर्ल्ड कप को नहीं जीतेगा. बट आई थिंक के शायद वो जो बैटिंग में था ना कि इंडिया को जब ऊपर से स्टार्ट मिलता था तो मिडल ऑर्डर जो है वो आगे लेके चलता था. आई थिंक श्रेयस अय्यर का जो है वो जल्दी आउट होना बड़ा एक जो है वो क्रूशल था. क्योंकि इंडिया की जो हार्दिक पांड्या के बाद उनकी जो टेल है वो काफी जो है वो वीक भी थी. बट वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैचेस जीत रहे थे. तो आई थिंक थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर था. क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडिया जो है वो इतने मैचेस जीत के फाइनल में जाके जो है वो हार जाएगा. बट एक मैं पॉइंट यहाँ पे जरूर कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने राइट फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स जिस तरीके से उन्होंने फील्डिंग की है, मतलब कि 25-30 रन तो उन्होंने अपनी सिर्फ फील्डिंग से बचाए. और कंडीशंस को रीड करना, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो कि नॉकआउट स्टेजेस में पहले बॉलिंग नहीं करते होते. ये ऑस्ट्रेलियन कल्चर में इसको डिफेंसिव मूव समझा जाता है. तो 1975 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के जो है पहले बॉलिंग की, क्योंकि उन्होंने कंडीशंस को रीड कर लिया था कि यहाँ पे जो है हम डे टाइम पे इंडिया की बैटिंग को जो है वो फंसा सकते हैं. और उन्होंने फिर वो दिखाया भी. पैट कमिंस ने 10 ओवर्स किए, कोई बाउंड्री कंसीड नहीं की. तो आई थिंक जितनी तारीफ की जाए पैट कमिंस की लीडरशिप की, ऑस्ट्रेलियन टीम कल्चर की, उनकी जो एक विनिंग मेंटेलिटी है, उनकी मेंटेलिटी ये है कि जो मर्जी हो जाए जब तक लास्ट बॉल है हम गेम के अंदर हैं. यही चीज हमने मुंबई में भी देखी थी जब ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन की इनिंग्स खेली, 2 मैचेस हार गए, उसके बाद कमबैक किया. तो आई थिंक जितनी तारीफ की जाए ऑस्ट्रेलिया की कम है. बिल्कुल, यही मेंटालिटी आई थिंक लास्ट गेम जो फाइनल का गेम था, ऑफ कोर्स इंडिया की तरफ से भी पूरी कोशिशें थी वो यही थी कि टॉस टॉस के ऊपर जो है वो ज्यादा स्ट्रैटेजी, बिकॉज रोहित शर्मा ने ये भी बोला टॉस पे कि अगर हम टॉस जीते तो हम फिर भी बैटिंग ही करते. सो या आई मीन इट डज रेज अ फ्यू क्वेश्चंस कि मे बी दिस वाज what both the captains had decided and they both got their wishes in that toss. I'm sorry, यहाँ पे जरा disturbance create हुई. But anyway, Mazhar, coming back towards Pakistan, the way that Pakistan's journey in this World Cup ended, और सब कह रहे थे उस टाइम पे कि maybe captaincy, बल्कि उस टाइम पे I think as Pakistan cricket fans we kind of start expecting it every time there is डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट. तो बाबर की कैप्टनसी के ऊपर काफी सवाल हुए. हमने अपने लास्ट शो में भी ये बातें डिस्कस की थी कि किन एरियाज में बाबर को प्रोबेबली इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए थी एज अ कैप्टन. बट नाउ looking back at the World Cup and now seeing that we have two new captains leading Pakistan, Shan Masood in the red ball team, Shaheen leading the T20 team, and Babar now focusing solely on himself as a batter. Do you think this might just be the best thing for Babar Azam, the batter, and eventually, of course, for Pakistan cricket? देखिए, होता है अक्सर कि जो कई बैटर्स हैं वो अगर एज ए प्लेयर खेल रहे हों तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं. बट बाबर में कोई ऐसी चीज नहीं थी. अगर आप उनके नंबर्स या स्टैट्स वगैरह देखें तो कभी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि आप ये कह सकें कि वो कैप्टनसी के प्रेशर की वजह से उनकी बैटिंग जो है वो अफेक्ट हो रही थी. ये जो वर्ल्ड कप गया ये एक वन ऑफ था, या आप कोई पिछले 8-10 मैचेस की बात कर सकते हैं. अगर आप उनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें वनडे क्रिकेट में भी, तो एज ए कैप्टन जो है वो ज्यादा बेहतर था. टेस्ट क्रिकेट में भी जो है वो ज्यादा बेहतर था. पीएसएल में भी जब वो कैप्टनसी करते हैं तो हमें कोई चीज जो है इस तरह की नजर नहीं आई कि वो उस कैप्टनसी का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते. हाँ, एक टूर्नामेंट का प्रेशर हो सकता है. जो वर्ल्ड कप का प्रेशर था वो आपके ऊपर एज ए बैट्समैन भी आ सकता है, एज ए कैप्टन भी आ सकता है.
बट ये है कि 4 साल बाबर आजम के पास थे, उनको काफी जो है वो मौके मिले। 134 इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की है, जो कि एक बहुत ज्यादा अमाउंट है। 4 साल जो है क्रॉस फॉर्मेट्स, और फिर उसके अंदर 3 वर्ल्ड कप्स भी थे, 2 एशिया कप भी थे, टेस्ट चैंपियनशिप्स भी आई। तो लेकिन वो पाकिस्तान को वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बाबर जैसे प्लेयर से। तो आई थिंक अच्छी बात है कि पाकिस्तान थोड़ा सा अब जो है वो चेंज की तरफ जा रहा है, और वनडे का तो खैर अभी नहीं थोड़ा अनाउंस सा किया, लेकिन चलें एटलीस्ट टेस्ट में और T20s में जो है वो थोड़ी सी हमें तब्दीली नजर आएगी। चलिए उसके बारे में भी बात करेंगे। आपने बोला थोड़ा-सा चेंज की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, यहाँ पे तो जिस तरफ हम देखें रोज़ हम न्यूज़ पढ़े तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है, बदल रहा होता है। बट ऑफ कोर्स कैप्टेंसी जो है खाली उसकी जो है उसके अंदर चेंज हमें नज़र नहीं आया। ऑफ कोर्स नाउ वी हैव अ न्यू पर्सन एज़ द टीम डायरेक्टर, यू नो, मोहम्मद हफीज़, और अभी इस टूर के लिए ही विल आल्सो बी अज्यूमिंग चार्ज ऑफ द कोचिंग रोल। लेकिन उनका ये मानना है कि कोचिंग एज सच कोई डेफिनेटिव रोल है नहीं इस सेटअप के अंदर। आपको कोच एज सच कोचिंग की जरूरत है नहीं। लड़कों को मोर डायरेक्शन, मोर एन अप्रोच एंड एटीट्यूड, तो वो उस माइंडसेट से वो ये रोल जो है अपना अज्यूम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नाउ वहाब रियाज इज आल्सो द न्यू चीफ सेलेक्टर। सो ये दो मेजर चेंजेस जो हैं हमने ऊपर देखी हैं। एंड उसके बाद फौरन ही स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, उसके ऊपर अभी बाद में आएंगे। बट for now two two men leading this setup, पाकिस्तान का जो not too long ago they were also part of the पाकिस्तान टीम, तो एक नया एरा आप इसे कह सकते हैं शुरू हुआ है। और यू नो मे बी दिस कुड, व्हाट डू यू थिंक, ये किस तरफ किस डायरेक्शन में पाकिस्तान टीम को लेके जाएगा एज फार एज द माइंडसेट एंड कल्चर इज कंसर्न्ड? बिकॉज ऑफ कोर्स हमने वो देखा 2015 के बाद देखा कि इंग्लैंड made some similar changes in their culture, in their attitude, and then that led towards a whole new era. Do you think पाकिस्तान के लिए भी ये एक नया एरा होगा? किस तरह का माइंडसेट लेके ये नया सेटअप जो है आगे बढ़ेगा? देखिए, जो आपने बात की है ना कल्चर की और माइंडसेट की, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो आपके प्लेयर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती। जो आपने इंग्लैंड की भी बात की 2019 में, जब 2015 में वो जब एक नया अपना मेथड लेकर आए थे, तो उन्होंने बैटर्स बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किए थे। 4 और 5 वही बैटर्स थे जो कि 2015 के वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे जब वो बांग्लादेश से हार गए थे। तो सिर्फ माइंडसेट को जो है वो चेंज किया था। और मोहम्मद हफीज से मुझे ये चीज़ एक अच्छी है कि वो हमेशा जो है एक पॉजिटिव और जो एक एग्रेसिव इंटेंट है उसकी बात करते हैं। आप अगर उनके एनालिसिस भी देखें टीवी के ऊपर, आपके तो वो साथ भी थे 2 महीने, और उससे पहले भी जो उनके जो इंटरव्यूज हैं, कई बार उन्होंने इस चीज की बात की है कि हमें एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलना है, जिस तरीके से हफीज ने खुद अपनी गेम को चेंज किया था अपने करियर के आखिरी 2-3 सालों में। आप देखें उनका करियर का स्ट्राइक रेट जो है वो 140-145 तक पहुंच गया था। तो यही वो एग्रेशन है जो कि पाकिस्तान की टीम को चाहिए, वनडे में भी और T20s में भी। और अब आपके पास इस तरह के प्लेयर्स हैं, अभी हम उनके ऊपर बात करेंगे, जिस तरह साइम अयूब हैं, मोहम्मद हारिस हैं। तो आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, सिर्फ आपने माइंडसेट को चेंज करना है। और बिल्कुल आई थिंक मुझे काफी उम्मीद है, दोनों जो हैं, मोहम्मद हफीज रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, बल्कि एक किस्म के एक्टिव क्रिकेटर हैं, अभी तो PSL खेल रहे थे। इसी तरह वहाब रियाज हैं, वो भी PSL खेल रहे थे। मतलब कि अब अगली PSL शायद वो ना खेलें, लेकिन रिसेंटली वो खेल रहे थे। तो दोनों जो है वो ना सिर्फ रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, बल्कि एक किस्म के एक्टिव क्रिकेटर्स हैं। तो वो जो मॉडर्न डे डिमांड्स होती हैं प्लेयर्स की, क्या जो है वो आपकी चीजें होनी चाहिए, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, वो इन चीजों को समझते हैं। तो होपफुली हमें जो है वो अच्छे अच्छे नताइज मिलेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें। आप अगर प्लेयर्स को बताते रहें कि अब आपने गेम चेंज करनी है, गेम चेंज करनी है, और वो माने ही ना कि नहीं भाई हम तो इसी तरीके से खेलेंगे, हम इसी तरीके से नंबर 1 है, हमारी हाईएस्ट एवरेज है, वर्ल्ड नंबर 1 है, और जितने भी आपको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, उनसे थोड़ा सा हट के सोचना होगा पाकिस्तान को अब, कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज अपनी जगह होती हैं और टीम परफॉर्मेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो एक डिफरेंट चीज होती है। बिल्कुल। और ये जिस तरह का माइंडसेट और कल्चर की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस ऑफ कोर्स हम अभी एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, ओवरनाइट तो कोई चीज नहीं होती है। लेकिन अब इस ऑस्ट्रेलिया टूर में वो एक टर्म जो हमने पिछले सेटअप के साथ काफी सुनी थी, द पाकिस्तान वे, यू नो, के एग्रेसिव इंटेंट के साथ अभी हमने इस साल भी टेस्ट सीरीज में अर्लियर दिस ईयर देखा थोड़ा बहुत उसका एक झलक एक हमें नजर तो आई। बट ऑफ कोर्स उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए it has to be applied over a long period of time, and for that you need to provide the players
a lot of backing and support कि यार even if you go out there and fail, we are behind you, and that is something that Mohammad Hafiz can perhaps really inject into this team. और अब going forward, अब क्योंकि नई जो अगली जो assignment है वो एक कोई छोटी assignment नहीं है, it is a test series against Australia in Australia. तो मजर जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ऑफ कोर्स वी सॉ सम चेंजेस, कुछ उनमें से एक्सपेक्टेड चेंजेस भी थी. ऑफ कोर्स साइम अयूब, मीर हमजा, खुरम शहजाद, दे हैड अ ब्रिलियंट डोमेस्टिक रिसेंटली. फर्स्ट क्लास में उनके जितने भी हम अगर देखें रन्स वगैरह और इवन दो विकेट्स एंड द विकेट्स कॉलम में, तो खैर मीर हमजा कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं. तो ये एक जो कॉल अप इन लोगों के लिए आया है, जो द न्यू नेम्स, of course, Saim as well, top of the order, इतनी sublime form में वो रहे हैं इस recently domestic season में. So how do you see these new names coming into the side, or do you think as a first assignment for them थोड़ा daunting जरूर हो सकता है? क्या उम्मीद है आपको ये नए लड़कों से? देखिए, थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा डाउंटिंग होगा। और ऑस्ट्रेलिया तो पाकिस्तान के लिए सबसे दुनिया की मुश्किल जगह है। 1995 से कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, 14 मैचेस लगातार हारे हैं, तो नए प्लेयर्स के ऊपर भी एक ज़्यादा जो है वो आई थिंक प्रेशर भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। लेकिन एक्सपेक्टेशंस आई थिंक हमें थोड़ा-सा कम रखनी चाहिए। जब भी कोई नए प्लेयर्स आते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे रिजल्ट्स नहीं देंगे, उनको एस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है। साइम अयूब अभी बहुत यंग हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी। तो पहले तो हो सकता है कि शायद वो उनको स्ट्रेट अवे जो है वो मैचेस भी ना मिलें, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के साथ ही जाएगा और फिर नंबर 3 के ऊपर शान मसूद है। तो मे बी अगर इमाम की परफॉर्मेंस नहीं होती या अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, देन जो है वो साइम अयूब आएंगे। बॉलर्स में आपको चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग में पाकिस्तान के पास ऑप्शंस ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है। आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं वो या तो इंजर्ड हैं या उनकी तवज्जो नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर। तो फिर आपको हर बार जो है वो नए चेहरों को जो है वो ट्राई करना पड़ता है। पिछले हारिस सीजन में रऊफ जब की इंग्लैंड भी मगर यहाँ पे बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हैं, तो यहाँ पे नो हारिस रऊफ इन दिस टीम इज आल्सो अ बिग वैक्यूम दैट वी विल बी लुकिंग टू फिल. देखिए, ऑस्ट्रेलिया में वो क्रिकेट खेले हैं, लेकिन वो बिग बैश जो है वो खेले हुए हैं, 4 ओवर्स की क्रिकेट खेले हैं। अब आप उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको टेस्ट मैच जितवा के दें, तो वो आई थिंक थोड़ा सा अनफेयर था। हारिस रऊफ का जो डिसीजन, आई थिंक हमें उसको जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर प्लेयर को जो है, एक तरफ जब नसीम शाह थे, जब नसीम शाह को ये भी उन लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया है कि प्लेयर को अपनी बॉडी का पता होता है, तो क्या उनको नहीं पता था कि वो एलपीएल खेलते हुए इंजर्ड हो गए? तो अब अगर एक प्लेयर खुद कह रहा है कि वो जो है वो टेस्ट मैच नहीं सर्वाइव कर सकता, और उसका एविडेंस भी है। पिछले साल जब इंग्लैंड की टीम आई, हारिस रऊफ रावलपिंडी में टेस्ट मैच खेले और वो 13 ओवर्स करके इंजर्ड हो गए। इससे पहले भी वो जब काउंटी क्रिकेट खेलने गई हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि रेड बॉल क्रिकेट में जब वो 3-4 स्पेल्स करते हैं या 2-3 स्पेल्स करके वो इंजर्ड हो जाते हैं। हारिस रऊफ कोई इस तरह का प्लेयर नहीं है जो कि एक प्रॉपर सेटअप से आया हो, पहले उसने अंडर 16 खेली हो, अंडर 19 खेली हो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो। हम सबको पता है कि वो एक टैलेंट हंट प्रोग्राम से आए थे। उनकी जो बेसिक्स हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हैं ही नहीं। तो आई थिंक कि थोड़ा सा जो है ये एक रिस्की मूव थी, और मैं थोड़ा सा मतलब कि हैरान भी हुआ कि पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर ने ये बोला कि कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ था कि वो 10 से 12 ओवर्स करेंगे। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि आप किसी प्लेयर को एग्रीमेंट ये कर रहे हैं कि हम आपसे सिर्फ 10 ओवर्स करवाएंगे, तो बाकी के जो 80 ओवर्स हैं वो फिर अब 4 बॉलर्स को जो है वो मुश्किल में डाल रहे हैं। तो ऑलरेडी आपको आइडिया है कि हारिस रऊफ जो है वो लंबी बॉलिंग नहीं कर सकता। तो आई थिंक और फिर ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, फिजियोज है, उन्होंने ये बोला कि हारिस रऊफ इंजर्ड नहीं होंगे। तो अगेन माय क्वेश्चन इज के पाकिस्तान के इस डिपार्टमेंट ने तो ये भी बोला था कि नसीम शाह इंजर्ड नहीं होंगे, उनको आप एशिया कप खिलाते जाएं, जबकि उन्होंने एलपीएल के बाद कंप्लेन भी की थी कि उनके शोल्डर में इशू है। तो आई थिंक शायद प्लेयर्स का जो है वो ट्रस्ट भी नहीं है जो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट है। बट आई एम फुली विद हारिस रऊफ ऑन दिस, कि अगर एक प्लेयर ये समझ रहा है और लॉजिकल एविडेंस भी जो है कोई नहीं है कि वो प्लेयर जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की गर्मी में, पर्थ में कितनी गर्मी होती है, और 3 टेस्ट मैचेस खेलना, तो आई थिंक के हारिस रऊफ जो है ना वो कोई इतनी अच्छी चॉइस नहीं थे। हाँ, अगर उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होती रिसेंटली, वो फिट होते, उनको पता होता कि बिल्कुल. मैं टेस्ट मैच, इवन 1-2 टेस्ट मैचेस भी सर्वाइव कर सकता हूँ, देन इट वुड हैव मेड सेंस। बट अगर एक प्लेयर खुद कह रहा है कि वो फिट नहीं है या वो इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो आपको थोड़ा सा उसको जो है वो रिस्पेक्ट करना होगा। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, लास्ट टाइम भी। और मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था तो वो हाफिज खुद थे जिन्होंने उस टूर से पहले जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। एक वो सॉफ्ट रिटायरमेंट थी या जो भी था, आमिर ने भी रिटायरमेंट ले ली थी। तो ऐसा होता रहता है, मतलब कि बाज़ वक़्त प्लेयर्स होते हैं, उनको खुद आइडिया होता है कि वो कौन सी क्रिकेट खेल सकते हैं, कौन सी नहीं खेल सकते।
बिल्कुल। और ये चीज भी वर्कलोड मैनेजमेंट जो है, ये भी टर्म हमने इतनी दफा डिस्कस किया है। और ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड द टीम मैनेजमेंट शुड रियली हैव अ प्लान इन प्लेस फॉर द मोर इंजरी प्रोन प्लेयर्स, जिनकी भी आपने बात की, खास तौर पे बॉलर्स। बट फहीम अशरफ हैज मेड अनदर कम बैक इन टू द टेस्ट साइड। ये वो नाम है जो हमें आते जाते नजर आते हैं, बट यू नो ऑफ कोर्स इन दोज कंडीशंस फहीम अशरफ जो है वो, मेरा ख्याल है, हमेशा ही पाकिस्तान के प्लान्स में तो रहे हैं। जब भी हमने कोई अवे टेस्ट सीरीज खेलनी होती है, हम देखते हैं फहीम अशरफ को लाया जाता है वापस, और फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बट नाउ व्हाट डू यू सी दिस, डू यू थिंक दिस माइट बी sort of a last opportunity for फहीम अशरफ to really cement his place, या क्या, किस तरह देखते हैं आप फहीम अशरफ के फ्यूचर को इन रेड बॉल, ऑफ कोर्स इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सीरीज के कॉन्टेक्स्ट में? देखें, अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग देखें तो साइम अयूब तो चलें शायद ना आए प्लेइंग 11 में स्ट्रेट अवे, बट अगर आप जो कन्वेंशनल पाकिस्तान की बैटिंग है, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, साउद शकील, और उसके बाद 6 नंबर के ऊपर रिजवान या सरफराज खेलेंगे, तो आप देखेंगे नंबर 7 के ऊपर कोई आपको अभी समझ नहीं आ रही कि आप किसको खिलाएंगे। आगा सलमान तो खेल रहे थे, लेकिन क्या वो इन कंडीशंस में जो है, क्योंकि उनकी बॉलिंग की तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको एक ऑलराउंडर चाहिए था। तो आई थिंक फहीम अशरफ जो है वो बिल्कुल ठीक सिलेक्शन है। वो अगर खेलेंगे तो एज अ फोर्थ सीमर खेलेंगे, और फिर अगले साल जो है पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका भी जाना है, वहां पे भी फहीम की जो जरूरत है वो आपको पड़ सकती है। तो आई थिंक एज एन ऑलराउंडर, एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास होना चाहिए था। वो आमिर जमाल भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। आमिर जमाल जरा बॉलिंग उनकी बेहतर है, बैटिंग वीक है। फहीम अशरफ की बैटिंग स्ट्रांग है, थोड़ी बॉलिंग वीक है। तो ये भी पॉसिबल है कि कोई किसी एक मैच में हमें फहीम अशरफ और आमिर जमाल दोनों प्लेइंग लेवल में नजर आए। आमिर जमाल आपके थर्ड सीमर बन जाएंगे और फहीम अशरफ जो है वो फोर्थ सीमर। तो बिल्कुल आई थिंक के उनकी जो सिलेक्शन है वो जस्टिफाइड है, होना भी चाहिए था। और कंसिडरिंग जो आपके आगे फ्यूचर में टूर्स हैं, इंग्लैंड भी पाकिस्तान को जाना है 1-2 सालों में, तो ये अच्छा है कि पाकिस्तान ने फहीम को जो है वो दोबारा अपने सेटअप में एक बार रखा है। Right, Mazhar, a new test captain, a big challenge ahead for him. Shan Masood, you know, 3 test series, 3 matches की test series है जी ऑस्ट्रेलिया में, starting from the 14th of December, will go on till the 7th of January. You know, not an easy task, not an easy first task for any captain. You know, going to Australia to face that team, जो अभी अभी एक तो वर्ल्ड चैंपियंस भी बने हैं, ऑफ कोर्स, फिर हमने टेस्ट चैंपियनशिप में भी उनको देखा है। वी नो के टीम्स के लिए आसान बिल्कुल नहीं होता, एक बड़ा हॉस्टाइल सा इन्वायरमेंट होता है व्हेन दे आर प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। सो हाउ डू यू थिंक शान इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस न्यू चैलेंज, और कैसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पॉजिटिव्स क्या निकलेंगे पाकिस्तान के लिए उनकी लीडरशिप के अंदर? देखिए, शान नो डाउट एक अच्छी चॉइस है। उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एक्सपीरियंस है, कैप्टेंसी का पीएसएल में भी है, काउंटी क्रिकेट में भी है। तो आई थिंक शान इज समबडी जिसको कि ऑलरेडी आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान की लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए था। आई थिंक जो साउथ अफ्रीका टूर था पाकिस्तान में 2-3 साल पहले, उससे पहले जो शान को ड्रॉप किया गया था ना, वो आई थिंक बहुत अनफेयर था। इनफैक्ट तब शान को जो है वाइस कैप्टन होना चाहिए था, ताकि आज वो 2-3 सालों में जो है वो रेडी होते या मजीद जो है वो बेहतर पोजिशन में होते टू लीड पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये मसला रहा है कि वाइस कैप्टन किसी को बना देते हैं और फिर 1-2 साल के बाद जो है वो आपकी ऑप्शंस में नहीं होता। जिस तरह पाकिस्तान के जो टेस्ट वाइस कैप्टन है वो मोहम्मद रिजवान थे, और जब बाबर आजम इंजर्ड हुए थे न्यूजीलैंड में, उसमें भी रिजवान ने ही पाकिस्तान की कैप्टनसी की थी। तो अब आइडियली तो मतलब कि 2-3 साल में उस प्लेयर को रेडी होना चाहिए था, बट एकदम से शान मसूद जो है वो ऊपर आ गए, विच इज फाइन। बट आई थिंक इन फ्यूचर जिस तरह भी आप देखें, जो करंट पाकिस्तान की टीम है उसमें जो एक ऐसा प्लेयर है जिसमें कि लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में या जूनियर लेवल के ऊपर भी उसने जो है वो कैप्टनसी की हुई है, वो साउथ शकील है। तो आई थिंक टेक्निकली ही शुड बी अनाउंस्ड एज वाइस कैप्टन, ताकि 2-3 साल में या 4-5 साल में जब भी जो है वो शान मसूद का एज ए कैप्टन जो है वो करियर खत्म होता है, तो आपके पास ऑलरेडी एक जो है वो ऑप्शन मौजूद हो। इसी तरह हमारे साथ जो है वो T20 क्रिकेट में हुआ है। आप देखेंगे शताब वाज वाइस कैप्टन फॉर कपल ऑफ इयर्स, एंड नाउ सडनली शाहीन हैज बिकम T20 कैप्टन अगेन। शाहीन जो है वो बहुत अच्छे कैप्टन है। हमने लाहौर कलंदर्स में हमने देखा है कि 2 टाइटल्स भी जीते हैं, और जो है वो काफी जो है ना एक पॉजिटिव माइंडसेट से जो है वो टीम को लीड करते हैं। बट शाहीन के साथ जो एक इशू आएगा कि ही इज गोइंग टू प्ले 3 टेस्ट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे तो वो रेस्ट नहीं करेंगे। देन पीएसएल, वहां पे भी रेस्ट नहीं करेंगे। IL T20, वहां पे भी रेस्ट नहीं करेंगे। एंड देन ही हैज 19 T20 इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान। तो उनका जो वर्कलोड है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? अगर उनको कुछ मैचेस में आप बिठाते हैं T20s में, तो क्या पाकिस्तान के कल्चर में ये चीज आप अलाउ करेंगे कि एक दूसरा कैप्टन आके जो है उनकी जगह जो है वो लीड करे? और अगर वो सीरीज जीत जाता है, यहाँ पे तो 1-2 सीरीज के ऊपर जो है वो डिसीजन होते हैं, देन जो है वो आपकी क्या प्लानिंग होगी? तो आई थिंक ये थोड़ा सा
शाहीन का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है ना, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है उनकी कैप्टनसी के साथ. आई वुड हैव प्रेफर्ड टू सी शादाब एज T20 कैप्टन, ये वर्कलोड की वजह से, ताकि शाहीन का जो करियर एज ए बॉलर जो है वो इफेक्ट ना हो. बट आई थिंक जो डिसीजंस हैं वो बुरे नहीं हैं. हम जो है वो बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं शान के ऊपर भी कि वो पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स टेबल में जो है वो टॉप 2 में लेके जा सकते हैं. शाहीन जो है वो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप जो है वो जितवा सकते हैं. Right. Thank you so much, Mazhar, for joining me on another episode of Cricket on Loop. Of course, this loop must carry on. We are now looking at, another season of Pakistan cricket with some new faces, new leadership, new setup. So let's hope that this, cultivates a new era for Pakistan cricket. और going forward जो है थोड़ा बहुत जो हमने जो सीखना था इस वर्ल्ड कप से वो हम सीखेंगे. और बाबर आजम खास तौर पे अपने आप को एज अ बैटर जो है एक बार फिर वर्ल्ड स्टेज के ऊपर प्रूव करेंगे. इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने ऑफ कोर्स रन्स किए, लेकिन we want to see the old Babar Azam back who makes those big hundreds, who converts, and वो वाला हमें एक चाहिए उनकी तरफ से. Of course, good luck to Shan and Shaheen as well for the future. And thank you, Mazhar. We will of course be back soon for another episode. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.